नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अभी तक लास्ट क्लास में हमने आपसे जो बात की थी, मैटर चेंज इट्स स्टेट और नॉट, क्या मैटर की स्टेट बदली जा सकती है। हमने आपको बता दिया था मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है दो तरीके से, या तो फिर वो टेम्परेचर चेंज करके या फिर प्रेशर चेंज करके। टेम्परेचर पे हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर की स्टेट बदल सकते हैं। उसमें कुछ प्रोसेस हमने आपको बताए थे, जैसे मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, वेपराइजेशन, बॉइलिंग हो गया। तो उन्हीं प्रोसेस की अब डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, और जो चीजें हमने वहां पे डिस्कस करी थी उनको अब हम पॉइंट वाइज मेंशन कर देते हैं आपको। जैसे सबसे पहले मेल्टिंग या फ्यूजन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन, ये हम आपसे बात कर चुके हैं। प्रोसेस जिसमें हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और इसका जो उल्टा प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस, यानी किसी लिक्विड से सॉलिड बदलना, इस प्रोसेस को आप कहते हैं फ्रीजिंग। जैसे आइस सॉलिड है, आइस से वाटर, प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर से सॉलिड बनना क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग कहलाएगा। कब होता है? जब भी हम, प्रोसेस कब होती है? जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाती है। ये कब होता है? एक टेम्परेचर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। कब? हीट करने पे। हीट करने पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर जब आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो व्हाट इज मेल्टिंग? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट एक फिक्स टेम्परेचर पे प्रोसेस होती है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच solid starts to change in liquid at atmospheric pressure। ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हम जितनी भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस स्टेट चेंज की हम कर रहे हैं, तो कहां कर रहे हैं? अपने घर पे कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं। इस समय जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जब भी आप कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी चीज को मेंशन करेंगे, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी हो जाता है। इसी प्रोसेस में जो अगला टर्म है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं क्या था। जैसे मान लीजिए कि आइस अभी -20 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, आप जानते हैं आइस मेल्ट होकर वाटर देता है किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आइस का। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आइस कितने टेम्परेचर पे? -20।
आप आइस को क्या देने वाले हैं, हीट देंगे। हीट देने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो -20 से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो -15 और बढ़ेगा -10, -5, 0। तो आइस -20 डिग्री सेल्सियस से कितने पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। यानी इस टेम्परेचर पे आइस वाटर में चेंज होगा। इस टेम्परेचर पे आइस वाटर में चेंज होगा। और यहां पे भी हमने इसको क्या दी हुई है, हीट दी हुई है। हीट दी हुई है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, वाटर बना, जानते हैं वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी इस समय हमने जो हीट दी, किस समय, स्टेट चेंज के समय, मेल्टिंग के समय या फिर फ्यूजन। ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्यूजन जो हीट हमने दी वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही, सिर्फ किस काम में आ रही है, स्टेट चेंज के काम में। इसी हीट को आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट गिवन टू एनी सॉलिड, कब, एट मेल्टिंग पॉइंट टू चेंज इनटू लिक्विड। समझ गए बात को। तो किसी भी स्टेट चेंज के समय, मेल्टिंग हो, फ्यूजन हो, स्टेट चेंज के समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और यहां पे जो हम हीट देते हैं वो टेम्परेचर चेंज नहीं करती, सिर्फ काय के काम में आती, स्टेट चेंज के। इसी को लेटेंट हीट कहते हैं। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट गिवन टू, किसको दी, सॉलिड को, किस टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट। क्या करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट गिवन टू सॉलिड। अब यहां क्वांटिटी हम फिक्स कर देते हैं, कितने सॉलिड, हीट गिवन टू 1 kg सॉलिड to change in liquid at its melting point। ठीक है, क्लियर है। और यहां पे कुछ नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला लेटेंट हीट क्या करती है, सिर्फ स्टेट चेंज करती है। लेटेंट हीट क्या करती है, सिर्फ स्टेट चेंज करती है, ओनली स्टेट चेंज करती है, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करती। एंड वन मोर थिंग, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से किसके पास ज्यादा हीट है, तो आंसर इज वाटर हैज मोर हीट। कहां से आई है मोर हीट, टेम्परेचर दोनों का सेम है, वाटर के पास ज्यादा हीट कहां से आई, वही एक्स्ट्रा हीट जो हमने दी वाटर को, काय के फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में। वाटर के पास जो एक्स्ट्रा हीट आई वो कहां से आई, हमने जो वाटर को दी किस फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में। दोनों में से ज्यादा ठंडा कौन है, विच इज मोर कूलर, दिस इज मोर कूल, कौन, आइस। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, फ्रीजिंग। जस्ट रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग यानी पिघलना, फ्रीजिंग यानी जमना।
तो व्हाट इज फ्रीजिंग? जब किसी लिक्विड को आप किस में चेंज कर दें? सॉलिड में। कब होता है? एट टेम्परेचर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये थोड़ा सा अपोजिट प्रोसेस है। अपोजिट कैसे? अगर आप किसी सॉलिड को मेल्ट करना चाहते हैं, सॉलिड को लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको कूलिंग करना पड़ेगा, मतलब हीट को क्या कराना पड़ेगा? रिलीज कराना पड़ेगा। हीट क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए। डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रोसेस अभी और समझा देता हूं आपको। व्हाट इज फ्रीजिंग? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड into solid at its freezing point. Process of converting solid into liquid at its freezing point. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा बात को, वाटर के लिए हम बात कर लेते हैं। वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, आपके पास वाटर है जिसका टेम्परेचर अभी कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। हम जानते हैं अगर हमें वाटर को आइस बनाना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे पहला काम जो है वो ये है कि वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से आपको कहां लाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप वाटर को 20 से 0 ला रहे हैं तो आपके सामने प्रोसेस दिख रहा है। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? इट मींस आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज करने का मतलब क्या कर रहे हैं? इसकी हीट गिवन नहीं हो रही है। अब यहां से हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हीट रिलीज की प्रोसेस को ही आप कूलिंग कहते हैं। ठंडा करना मतलब हीट बाहर निकालना, गर्म करना मतलब हीट देना। तो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे था, टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना है, यानी हीट रिलीज कराई, कूलिंग कराया। वाटर कितने पे आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज 0 डिग्री सेल्सियस? इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप कहोगे सर आपने आइस भी वाटर में बनाया 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 बनाया। जी हाँ, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ये वाटर का क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, अब वाटर किस में चेंज हो जाएगा? आइस में चेंज हो जाएगा। और आइस का टेम्परेचर भी यहां कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हमने इसको हीट दी? ना। फ्रीजिंग करने में हमें हीट देनी नहीं है। क्या करना है? हीट रिलीज करनी है। ठंडा करना तब फ्रीजिंग होगी। हीट क्या करनी है? रिलीज करनी है, कूलिंग करनी है, कूलिंग। ठीक है। तो इस समय जो हीट रिलीज हुई वही आपकी क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कहलाएगी। जो हीट यहां पे रिलीज हुई वही आपकी क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है। कुल मिला के आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर बनाना तो आपको हीट देनी पड़ेगी। कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वाटर से आइस बनाना है तो हीट रिलीज हो जाएगी। कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। वैल्यू सेम है। जितनी हीट वाटर से आइस बनाने में दी जाएगी उतनी ही हीट आइस से वाटर बनाने में निकल जाएगी। तो व्हाट इज फ्रीजिंग आपके सामने है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो यहां पे आनी चाहिए वो है फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच liquid starts to change in solid।
या टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज। एट मैंने आपको बताया था, जब भी आप टेम्परेचर किसी भी मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तब आप हमेशा ये बात मेंशन करेंगे, क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? और एक और डेफिनेशन, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग? डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, किस टेम्परेचर पे? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग? हीट रिलीज्ड टू, बाकी ये बात है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग? हीट रिलीज्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इन लिक्विड एट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस, बॉइलिंग। व्हाट इज बॉइलिंग? लिक्विड को हीट करके, गर्म करके किसमें चेंज करना? वेपर में। उबालना, पानी उबालते ना। लिक्विड को गर्म करके किसमें चेंज करना? वेपर यानी गैसियस स्टेट में चेंज करना। कब होता है ऐसा? गर्म करते करते एक टेम्परेचर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड को वेपर में चेंज करना कब? एक फिक्स टेम्परेचर पे, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? और इस प्रोसेस में जो हीट दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? हीट दी जाएगी उसको क्या कहेंगे? जैसे अभी तक हम कहते आ रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे जाके चर्चा कर लेंगे हम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है? ये डेफिनेशंस मैं आपको लिख देता हूं। व्हाट इज बॉइलिंग? सबसे पहले हम बॉइलिंग की डेफिनेशन ले लेते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग? प्रोसेस ऑफ converting a liquid into vapor phase at its boiling point। ठीक है? दूसरी डेफिनेशन जो यहां पे आ गई है वो है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? हमने आपको बताया था, हीट करते करते एक टेम्परेचर आता है जिस पे लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहां पे पहले हम वो प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिख देंगे। सपोज मैंने वाटर लिया 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर, अभी जो वाटर आपके पास पानी रखा है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में, इस टेम्परेचर पे पानी बॉयल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वाटर को गर्म करेंगे, यानी वाटर को हम क्या देंगे? हीट देंगे। और अभी हम जो हीट देंगे वो क्या करेगी? वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगी। जब जब आप किसी चीज को हीट देते हैं तब तब टेम्परेचर बढ़ता है। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ते हुए सपोज 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। व्हाट इज 100 डिग्री सेल्सियस? हमने बात कर ली है। व्हाट इज 100 डिग्री सेल्सियस? दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज 100 डिग्री सेल्सियस? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आपने वाटर को हीट दी, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा? स्टेट चेंज होगी और वाटर आपका स्टीम में चेंज हो जाएगा या वेपर में चेंज हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर कितना रहने वाला है? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है।
और ये जो हीट आपने दी है इस समय वाटर को, यही एक्चुअली कौन सी हीट है? लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। ये प्रोसेस ये सिर्फ कब देखने को मिलेगी आपको? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? temperature at which liquid starts to change in vapor। ठीक है, डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है, एक चीज जरूर ऐड करनी है। कौन सी? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बॉइलिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, बता चुका हूं, फिर से एक बार ले लेते हैं। पहले फिर से एक बार समझ लीजिए। मैंने लिया वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करते आ रहा हूं पिछले 2 वीडियोस से, कारण दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। लास्ट वीडियोस में भी रिपीट करा, अभी फिर से मैं डेफिनेशन के साथ भी ये सारी चीजें रिपीट करवा रहा हूं आपको। वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, आपने पानी लिया है जिसका टेम्परेचर अभी 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब अगर आपने इस समय वाटर को हीट दी तो हीट क्या करेगी? हीट 2 ही काम करती। जब भी आप किसी चीज को हीट देंगे, इट विल परफॉर्म 2 एक्टिविटीज, 2 फंक्शन, या टेम्परेचर बढ़ाएगी या स्टेट चेंज करेगी। और कब टेम्परेचर बढ़ाएगी? जब बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया होगा। अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आपने उसको हीट दी, तो ये हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, स्टेट चेंज करेगी, और इस हीट को हम लेटेंट हीट कहेंगे। और जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, 50 पे है, 60 पे है, इस समय जो हीट दी है ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, स्टेट चेंज नहीं करेगी। इसको हम लेटेंट हीट नहीं कहते, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। आगे समझेंगे आप हायर क्लासेस में, फिलहाल की बात तो इतनी है। वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, हमने वाटर को हीट दी, जैसे ही वाटर को हीट दी अभी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। तो वाटर 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ के सपोज 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, और हीट दे दीजिए। हम तो हीट देते जा रहे, काम तो वाटर अपने आप करेगा। और हीट दी तो वाटर का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। सपोज अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 99 हो गया। ठीक है, और हीट दी, अब हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर ये टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, अब आप जो हीट दोगे वाटर को, वो इसको सिर्फ क्या करेगी? स्टेट चेंज करेगी, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर? तो वाटर किस में चेंज हो गया? स्टीम में। क्यों? क्योंकि ये वाटर का कौन सा टेम्परेचर आ गया? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का में चेंज हो गया? स्टीम में। इस समय जो हीट दी वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही, इसलिए इसको हम कौन सी हीट कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग? हीट गिवन टू लिक्विड। हीट गिवन टू लिक्विड, डेफिनेशन पर्पस के लिए हम कितना लिक्विड लेते हैं? 1 kg। हीट गिवन टू 1 kg लिक्विड टू चेंज इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब लिख देता हूं मैं, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग? हीट गिवन टू
1 kg liquid to change into vapor at its boiling point। ठीक है, लेटेंट हीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, अक्सर पूछा जा सकता है। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विच विल कॉज मोर सीवियर बर्न। इनमें से ज्यादा अगर जलते हैं, पानी है, पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उस पे किसी का हाथ लग गया, जल गया, या फिर स्टीम बन गई है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे जल गया, तो दोनों में से ज्यादा नुकसान कौन करेगा? विच विल कॉज मोर सीवियर बर्न। तो आंसर इज स्टीम विल कॉज मोर सीवियर बर्न। कारण क्या है? कारण क्या है? इट हैज मोर हीट देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहां पे इस प्रोसेस में इसने एक हीट एब्जॉर्ब करी हुई है। कौन सी? लेटेंट हीट। तो ये हीट एब्जॉर्ब करी, किसके पास पहुंची? स्टीम के पास। तो स्टीम के पास क्या है? ज्यादा हीट है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो मोर हीट, स्टीम हैज मोर हीट देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन द फॉर्म ऑफ latent heat of boiling। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, सब्लिमेशन। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, किस टेम्परेचर तक? मेल्टिंग पॉइंट तक। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट तक, तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाता है? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक, तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। बट देयर आर सम सॉलिड जिनको जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में नहीं आता। जनरल प्रोसेस क्या होता है? हीट करा, टेम्परेचर कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड में बदला। फिर लिक्विड को हीट करा, किस टेम्परेचर तक? बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया। ये जनरल प्रोसेस होता है। आपने सपोज आइस लिया, गर्म करा, पहले पानी बनेगा, और उसको हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। बट देयर आर सर्टेन सॉलिड जो नॉन स्टॉप चलते हैं, यहां पे कोई स्टॉप ही नहीं है। उनको हम हीट करते हैं, जैसे ही उनको हीट करते हैं, दे डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर। समझ गए बात को? तो सर्टेन सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड सब्लिमेट्स। ऐसे सॉलिड को हम किस नाम से जानते हैं? सब्लिमेट के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। आपने देखा होगा मंदिर में आरती करते समय कपूर को जलाया जाता है। कपूर सॉलिड स्टेट में होता है। जब जलाते हैं तो उसमें से कपूर जो है वो डायरेक्ट वेपर बन जाता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन गया? वेपर। तो कपूर एक क्या है? सब्लिमेट है। ठीक है। और जब इन वेपर्स को ठंडा किया जाएगा, कूलिंग की जाएगी, तो ये वेपर्स लिक्विड नहीं बनेंगे। फिर से कूल करने पे डायरेक्ट क्या बन जाएंगे? सॉलिड बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? डिपोजिशन। ठीक है। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं। सर्टेन या सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग
directly changes into vapor phase. Some solid on heating directly changes into vapor phase without coming in liquid state. Such solids are called sublimate, and the process is called sublimation. ठीक है, क्लियर। इसका अपोजिट प्रोसेस भी याद रखिएगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन ठीक है, यहां लिखा हुआ है डिपोजिशन। क्या होता है डिपोजिशन? वेपर्स का डायरेक्ट कूलिंग करने पे, वेपर्स, फिर से लिख देता हूं, वेपर्स का कूलिंग करने पे, वेपर्स की कूलिंग करने पे जब वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। अब एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। केम्फर यानी कि कपूर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, यूरिनल्स वगैरह में आपने देखी होंगी। अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, these are all examples of sublimates. तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, हमने आपसे बात करी थी स्टेट चेंज के बारे में। मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और दूसरा तरीका स्टेट चेंज करने का जो था वो था प्रेशर। तो स्टेट चेंज बाय प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज करके हम सारी स्टेट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रेशर चेंज करके जो एक प्रोसेस हम कर सकते हैं वो है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस यानी, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस यानी किसी गैस को क्या बनाना? लिक्विड बनाना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कहलाता है। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस या गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहले आप देखिएगा, गैस में प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। अगर आप किसी गैसियस स्टेट की बात करें तो इसमें दो बातें हैं, एक पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, और दूसरी बात पार्टिकल्स हमेशा काय में है? मोशन में है, यानी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। पर अगर यहीं आप किसी लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में यही पार्टिकल्स गैसेस के कंपैरिजन में क्या होंगे? पास पास होंगे। यानी ये गैस और लिक्विड में डिफरेंस क्या है? तो लिक्विड में यही पार्टिकल्स क्या होंगे? यही पार्टिकल्स क्या होंगे? क्लोजर होंगे। और दूसरा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो जब आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें, दो प्रोसेस करनी होगी। एक, पार्टिकल्स को पास पास लाना होगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी को क्या करना होगा? कम करना होगा।
पार्टिकल्स को पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। तो आप यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर लगाने से क्या होगा, पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। और क्या करना है हमें, काइनेटिक एनर्जी कम करनी है, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। जब आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। तो पार्टिकल्स को पास लाने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना। तो सिंपल सी प्रोसेस है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कैसे हो सकता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए क्या चाहिए, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए क्या चाहिए, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, सॉलिड है यानी क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। अगर आप यहां पे प्रेशर डिक्रीज कर दें, एक काम करता हूं, अपोजिट प्रोसेस लेता हूं, जो हमने पढ़ा है उसी डायरेक्शन में प्रोसेस को करता, आसान रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर आपने हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर करा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर यानी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आएगी। लिक्विफिकेशन जो आपने प्रोसेस पढ़ा, और ये सॉलिड जैसा, धुआं जैसा आपको दिखने लगेगा, तो ये जो है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टेज पे जो धुआं धुआं जैसा दिखता है, इट इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। कब होता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। और अगर यही आप प्रोसेस को रिवर्स कर दें, लो प्रेशर कर दें और हाई टेम्परेचर कर दें, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कायम बदल जाएगा, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा और कोई पानी नहीं आएगा, इसलिए ड्राई आइस है। व्हाट इज ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ड्राई आइस, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। व्हाई ड्राई आइस, जब हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर करेंगे तो इट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी नहीं बनता ना। ड्राई आइस, नॉर्मली आइस को जब आप मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड पानी बनाती है, पर यहाँ पे जब हम इसको मेल्ट करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर नहीं बनता, इसलिए इसको ड्राई आइस। नोट कर लीजिए ये, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। चलिए नेक्स्ट वी आर कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक दो कारण है इंपॉर्टेंस के। एक तो ये डेली लाइफ में हम देखते हैं, बहुत कॉमन फिनोमेना है। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इवेपोरेशन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन। देखिएगा, सपोज हमारे पास वाटर या कोई और लिक्विड है। हर चीज किससे बनी है? पार्टिकल्स से बनी है। तो जो पार्टिकल्स बल्क में यानी अंदर है, सेंटर में है, इस पे देखिए यहां फोर्स लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है और यहां भी। जितने भी पार्टिकल्स सेंटर में हैं उन पे अगर हम बात करें तो एक तरीके से वो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन पे लगने वाला फोर्स जो है वो कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स। पर अगर आप किसी सरफेस वाले मॉलिक्यूल या सरफेस वाले पार्टिकल को उठाएं तो उस पे फोर्स देखिए कहां लग रहा है, साइड में लग रहा है, नीचे लग रहा है, साइड में लग रहा है, पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अनबैलेंस्ड फोर्स है, जिसके कारण सरफेस मॉलिक्यूल्स पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? जो अंदर पार्टिकल्स है। ठीक है, फिर से सिंपल समझ लीजिएगा। लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स नीचे हैं उनके आसपास सराउंडिंग में पार्टिकल्स हैं, वो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स कैसा है? अंदर जितने पार्टिकल्स हैं सब पे बैलेंस्ड फोर्स है। पर जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस पे फोर्स सिर्फ कहां लग रहा है? साइड में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा है? अनबैलेंस्ड फोर्स है ना। अनबैलेंस्ड फोर्स होने के कारण इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अंदर वाले पार्टिकल्स। नीचे वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो पहले से इनकी एनर्जी ज्यादा है, एक्साइटेड है ना, शैतान है ज्यादा पहले से। तो ये क्या करते हैं? पहले से इनकी एनर्जी ज्यादा है और थोड़ी सी एनर्जी या हीट, और थोड़ी सी एनर्जी या हीट ये कहां से लेते हैं? एनवायरमेंट से ले लेते हैं। सरफेस से ले सकते हैं, थोड़ी सी हीट और एनर्जी और ले सकते हैं। कहां से? जिस सरफेस पे है वहां से, या एनवायरमेंट से। और जैसे ही ये थोड़ी सी हीट और एनर्जी ज्यादा ले लेते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अब लिक्विड स्टेट में नहीं रहते। कौन सी स्टेट में चेंज हो जाते हैं? वेपर स्टेट में चेंज। बस इसी प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। व्हाट इज इवापोरेशन? कौन से मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स? सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स। कौन सी स्टेट में चेंज हो रहे हैं? कौन सी फेज में आ रहे हैं? वेपर फेज में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग विच मॉलिक्यूल्स? सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। हमने बॉइल करा क्या? मैंने हीट दी? नहीं। क्या मैंने टेम्परेचर कहीं मेंशन करा? नहीं करा। यानी कि टेम्परेचर क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा। तो कुल मिला के सिंपल सी बात समझ लो यार, दो बातें। पानी लिया, पानी को आपने गैस पे रखा, गर्म करा, हीट दी, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे आने के बाद वो वेपर में चेंज हो गया। इसको कहते हैं बॉइलिंग, है ना। पानी फैला हुआ है सरफेस पे, अपने आप उड़ गया, वेपर बन गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। गर्म करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पे जब वेपर बने, बॉइलिंग अपने आप बन जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहना है हमें? इवापोरेशन। ठीक है, व्हाट इज इवापोरेशन? प्रोसेस of converting surface molecules of liquid into vapor at any temperature। देखिए दूसरा, पहला बॉइलिंग। बॉइलिंग में कौन से मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं? पूरा लिक्विड कन्वर्ट होता है। इवापोरेशन में सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं? सरफेस के मॉलिक्यूल्स। दूसरा डिफरेंस, बॉइलिंग कब होता है? एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और इवापोरेशन कब होता है? एट एनी टेम्परेचर बिलो
बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो भी टेम्परेचर रहेगा ये बॉइलिंग और इवापोरेशन में वैसे तो मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं, पर एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, यानी पूरा लिक्विड एक साथ वेपर में चेंज होता है। इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, यानी सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सरफेस वाले। दूसरा, एट फिक्स टेम्परेचर नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एंड इवापोरेशन एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन की प्रोसेस हो सकती है। इट कॉज या इट रिजल्ट्स इन कूलिंग, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। इट रिजल्ट्स इन कूलिंग, इवापोरेशन से कूलिंग होती है। एंड नो सच इंपैक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन बॉइलिंग। ठीक है, क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन होता क्या है, बड़ी सिंपल भाषा में पहले समझा दूं। कोई भी लिक्विड या पानी रखे रखे अपने आप सूख जाता है ना, उड़ जाता है, लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। उड़ गया, वेपर में भाप बन के उड़ जाता है ना। इसी प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब पानी जल्दी कब सूखेगा, देर से कब सूखेगा। पानी जल्दी सूख रहा है मतलब इवापोरेशन फास्ट है, देर से सूख रहा है मतलब इवापोरेशन स्लो है ना। सबसे पहला फैक्टर जो रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करेगा वो है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट ही बात कर लेता हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं पेट्रोल, वाटर और हनी, तीन लिक्विड में से सबसे ज्यादा, छोड़ दीजिए हनी, पेट्रोल और वाटर ले लें। पेट्रोल और वाटर में से कौन जल्दी इवापोरेट होगा, पेट्रोल फास्टर इवापोरेशन शो करेगा, वाटर का कैसा इवापोरेशन रहेगा, स्लो। पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा, वाटर धीरे उड़ेगा। रीजन जानना चाहते हैं, ये रहा रीजन, देखिएगा। जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल को आसानी से उड़ने नहीं दिया जाएगा। कौन से वालों को, सरफेस वालों को, इसलिए इवापोरेशन वाटर में स्लो होगा। पेट्रोल में यही फोर्स क्या है, वीक है तो क्या होगा, उड़ जाएगा, जल्दी उड़ जाएगा पेट्रोल। तो आपको खैर रीजन जानने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल पॉइंट पे चलते। दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया। एक ग्लास में वाटर रखा है और एक फ्लोर पे वाटर फैल गया है। एक ग्लास वाटर, यही ग्लास ऑफ वाटर अगर आपका फ्लोर पे फैल गया, ठीक है, तो बताइए कौन जल्दी सूख जाएगा, ग्लास में रखा हुआ पानी या जो फ्लोर पे फैला हुआ पानी है। आंसर इज नो डाउट, कौन जल्दी सूखेगा, ये जल्दी सूखेगा। फ्लोर वाला पानी फास्टर इवापोरेशन करेगा। बोलिए रीजन क्लियर है क्या रीजन है। ग्लास का सरफेस एरिया सिर्फ इतना है,
सिर्फ यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं का इवापोरेशन होगा। फ्लोर पूरा पानी फैल गया, बहुत सारा सरफेस एरिया है, तो सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबके सब इवापोरेट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा? मोर सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फास्टर इवापोरेशन होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन फास्टर होगा। एक और एग्जांपल, आपको कपड़े सुखाने होते हैं, कपड़े धोने के बाद जब हम क्लॉथ ड्राई करने रखते हैं तो कौन अपने क्लॉथ्स को ऐसे गोल गोल करके रखते हैं? हम लोग हमेशा अपने क्लॉथ को क्या करते हैं? बच्चे से स्प्रेड करके फैला के रखते हैं। क्यों? जब आप क्लॉथ को स्प्रेड करेंगे सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन फास्टर होगा, कपड़े का पानी जल्दी सूख जाएगा। ये एग्जांपल, वी स्प्रेड क्लॉथ्स फॉर फास्टर ड्राइंग। जल्दी सूखने के लिए क्लॉथ फैलाए जाते हैं। क्यों? एवापोरेशन फास्टर होता है। तीसरा फैक्टर, जो एवापोरेशन की रेट को इफेक्ट करेगा वो है टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर। पहले तो प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं भाई साहब। गर्मियों में और विंटर में, समर सीजन में और विंटर सीजन में कब पानी जल्दी सूखता है? आप तबाक से बोल दोगे समर में। समर में पानी जल्दी सूखता है विंटर के कंपैरिजन में। क्यों होता है ऐसा? समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिएगा, आपको हमने बताया था क्या, जो मॉलिक्यूल्स यहां सरफेस पे प्रेजेंट है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है किससे? अंदर वाले मॉलिक्यूल्स से। इसके बाद ये क्या करते हैं? और थोड़ी सी एनर्जी या हीट लेते हैं। कहां से? अपने एनवायरमेंट से। जब टेम्परेचर, जब एनवायरमेंट का आसपास का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट होगी? ज्यादा हीट प्रेजेंट होगी, और इनको यही ज्यादा हीट जल्दी जल्दी मिल जाएगी। जब जल्दी जल्दी मिल जाएगी तो ये जल्दी जल्दी काय में चेंज हो जाएंगे? वेपर्स में चेंज। तो टेम्परेचर हाई रखने से इवापोरेशन फास्टर होता है। रीजन, मोर हीट अवेलेबल टू सरफेस मॉलिक्यूल्स। रीजन यहां लिख दिया मैंने, यहां पे बस बात लिख देता हूं क्या? हायर टेम्परेचर जब होगा तो इट विल रिजल्ट इन फास्टर इवापोरेशन। एग्जाम्पल, समर, वाटर ड्राइज फास्टर इन समर। ठीक है, ये नोट करिए। नेक्स्ट फैक्टर जो इवापोरेशन की रेट को इफेक्ट करता है वो है ह्यूमिडिटी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में, हिंदी में क्या कहते हैं? नमी कहते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? नमी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर या एटमॉस्फेयर। हवा में जो भी वाटर प्रेजेंट होगा, हवा में पानी नहीं होता, वाटर उड़ जाता, काय में बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा। तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होगा किसी भी समय, वही क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। समझ गए बात को? ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको समझाता हूं। हायर ह्यूमिडिटी, हायर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? हायर ह्यूमिडिटी का मतलब हवा में क्या ज्यादा है? नमी या वाटर वेपर ज्यादा है। पहले समझिएगा यहाँ पे बात को ध्यान से। ये तो हो गया वाटर, जिसका आप इवापोरेशन करना चाहते हैं।
ये हो गई एयर रेड, और इसमें जो ब्लू कलर से हमने बनाए हैं ये हो गए आपके वाटर वेपर के पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स बनाए हैं? 3 4 5 6 7 8 10 पार्टिकल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी हवा में वैकेंसी कितने पार्टिकल्स की है? 15 पार्टिकल्स। 15 वाटर वेपर की वैकेंसी है। मतलब इस एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? 15। अभी कितने प्रेजेंट है? 10। कंपटीशन का जमाना, जगह ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही हवा में जा सकते हैं। ऐसे समझिए कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब हवा में ऑलरेडी क्या है? बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, और इनके लिए कौन से? ये जो इवापोरेट होके जा रहे हैं इनके लिए क्या नहीं है? वैकेंसी ही नहीं है। तो ये क्या नहीं कर पाएंगे? आसानी से एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे। इट मींस हायर ह्यूमिडिटी अगर रहेगी तो स्लोअर रेट ऑफ इवापोरेशन आपको देखने को मिलेगा। जब जब ह्यूमिडिटी हाई होगी, तो ह्यूमिडिटी हाई का मतलब एयर में ऑलरेडी क्या है? वाटर वेपर ज्यादा है। वाटर वेपर मोर इन एयर। हवा में ऑलरेडी क्या ज्यादा है? वाटर वेपर ज्यादा है, इसीलिए नए वाटर मॉलिक्यूल जो इवापोरेट होके जाएंगे उनके लिए जगह नहीं। जब ह्यूमिडिटी कम रहेगी, देखिएगा ध्यान से, जब ह्यूमिडिटी कम रहेगी हवा में वाटर वेपर नहीं है, तो क्या है? हवा क्या कर रही है? इंतजार कर रही है काय का? वाटर वेपर का। तो ये सारे वाटर, यहाँ से वाटर में से जो भी ये जहां भी तुमने पानी रखा है इनके सारे वेपर्स जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे कहाँ पे? वेपर्स में। और कहाँ चले जाएंगे? एयर में चले जाएंगे। मतलब जब ह्यूमिडिटी कम है तो हवा में, एयर में क्या है? वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर क्या है? कम है। ठीक है, यानी क्या हो सकता है? बहुत सारे और वाटर वेपर, वाटर के मॉलिक्यूल्स हवा में जा सकते हैं। तो जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा? इट इज फास्टर इवापोरेशन रेट। ठीक है, जैसे कि समर सीजन में यहाँ पे समर सीजन में हवा में वाटर वेपर बहुत कम होता है, इसलिए इवापोरेशन फास्टर होता है। और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए इवापोरेशन क्या होता है? स्लो होता है। एंड द लास्ट फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन इज विंड वेलोसिटी या विंड अबाउ लिक्विड सरफेस। विंड अबाउ लिक्विड सरफेस, इसमें क्या होगा? इवापोरेशन। यहां ये वेपर्स बने, यही बैठे, हवा आई, अपने साथ इनको, विंड आई अपने साथ इनको उड़ा के ले, फिर जगह खाली हो गई तो क्या होगा? और वेपर्स बन जाएंगे। फिर हवा आई, फिर उड़ा के ले गई, और वेपर्स बन जाएंगे। मतलब अगर लिक्विड सरफेस के ऊपर हवा चलती रहेगी तो विंड जब भी रहेगी तो क्या होगा? फास्टर इवापोरेशन होगा। और आप करते भी,
रेनी सीजन में यूनिफॉर्म वगैरह या कोई क्लॉथ अगर आपको जल्दी सुखाने हो तो आप रूम में रख देते, फैन ऑन कर देते। फैन से क्या होगा, विंड चल रही है, जिससे इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, फास्टर होगी। दीज आर ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन।